नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जेनेटिक कोड के कैरेक्टर्स और सेंट्रल डोग्मा में लेकर आए हूं इस वीडियो में। इससे पहले वीडियो मैंने आपको दिया था डीएनए डुप्लीकेशन पर, ये रेप्लिकेशन पर दिया था, ठीक है। उसके बाद की ये वीडियो है क्योंकि आगे मुझे प्रोटीन सिंथेसिस भी बताना है, इसलिए जेनेटिक कोड्स पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक कोड का जो हिस्ट्री आता है वो शुरू होता है बीडल और टैटम के जो न्यूरोस्पोरा क्रासा नामक जो कवक पर एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बेस पे ये क्लियर हो जाता है कि कुछ न कुछ तो ऐसा जेनेटिक कोड होता है या कोई ऐसा संकेत होता है जिसके कारण प्रोटीन या एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बीडल और टैटम के एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हो गया था कि जितने भी प्रकार के आनुवंशिक गुण का नियंत्रण है वो प्रोटीन या एंजाइम्स के द्वारा होता है, ठीक है, बीडल और टैटम ने। लेकिन प्रश्न ये उठता था कि डीएनए में केवल 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए में कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं? केवल 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। आपको पता है डीएनए में 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड होने की होता है। लेकिन प्रोटीन में कम से कम 20 टाइप्स के अमीनो एसिड पाया जाता है। प्रोटीन कंटेन्स 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन में क्या होते हैं? 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। इस स्थिति में डीएनए द्वारा प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम का निर्धारण कैसे संभव होगा, इसकी व्याख्या के लिए H.C. क्रिक ने 1961 में यह बताया था कि डीएनए में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाएं मैसेंजर आरएनए में स्थानांतरित होने के बाद में आनुवंशिक संकेत में बदल जाते हैं। मतलब जो क्रिक नामक साइंटिस्ट था, इन्होंने 1961 में बताया था कि डीएनए में जो भी आनुवंशिक सूचनाएं रहती है वो मैसेंजर आरएनए में स्थानांतरित होने के बाद ये जेनेटिक कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जेनेटिक कोड में कन्वर्ट हो जाता है, आनुवंशिक कोड में बदल जाते हैं, ठीक है। इस अवधारणा के लिए निरेनबर्ग, खुराना और होले ने जेनेटिक कोड में सफलता प्राप्त की थी, जिसके आधार पर जेनेटिक खोज के खोजकर्ता के रूप में उन सभी का नाम आता है, ठीक है। क्रिक और उनके सहयोगियों ने पाया था कि जो T4 जीवाणुभोजी होते हैं, बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं, उसमें डीएनए एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड्स के डिलीशन या एडिशन के कारण डीएनए की सामान्य क्रियाशीलता परिवर्तित हो जाती है। बाद में निरेनबर्ग मथाई का ऐसा मानना था कि न्यूक्लियोटाइड के एक अक्षर वाले कोड केवल 4 प्रकार के अमीनो अम्लों को कोड कर सकता है। मतलब यदि वहाँ पर सिंगलेट हो तो ये हमेशा सिंगल, अगर न्यूक्लियोटाइड्स का पेयर है तो ये हमेशा 4 प्रकार के ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, 4 टाइप्स के अमीनो एसिड को कोड करेगा, ठीक है, समझ में। यदि 2 अक्षर वाले हैं, डबलेट है, तो अगर डबल है तो ये 4 × 4 = 16 टाइप्स के अमीनो एसिड को कोड करेगा। कितने अमीनो एसिड को कोड करेगा? 16 अमीनो एसिड को कोड करेगा। मतलब इसको 4 स्क्वायर भी हम लोग ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अगर वो ट्रिपलेट हो गया तो क्या होगा? सिंपल, नाइट्रोजन बेस 4 होते हैं तो ट्रिपलेट हो गया तो कैसे होगा? ये ऐसा होगा, 4 की घात 3 ऐसा लिख सकते हैं, तभी होगा 64 टाइप्स के अमीनो एसिड। ऐसा निरेनबर्ग और मथाई ने 1961 में ये मान लिया था। मतलब ये 64 प्रकार के अमीनो एसिड पर्याप्त है प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए, समझ में आया? या 20 प्रकार के अमीनो अम्लों के लिए पर्याप्त होगा। इसके अनुसार आनुवंशिक कोड हमेशा 3 न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं? 3 न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। इस कारण इसे त्रियक या ट्रिपलेट भी कहते हैं, याद रखेंगे। निरेनबर्ग ने बाद में बताया न्यूक्लियोटाइड्स के 4 पॉलीमर प्राप्त किए थे, U, A, C और G के पॉलीमर प्राप्त किए थे, जिसके उपयोग से उन्होंने U, A, G और C से इन्होंने क्या कहते हैं, पॉलीमर प्राप्त किए थे, जिससे बाद में कई विशेष प्रकार के प्रोटीन का फॉर्मेशन उन्होंने किया था निरेनबर्ग ने, ठीक है। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आता है इसमें पॉलीफिनाइल एलेनिन, पॉलीलाइसिन, पॉलीप्रोलिन, पॉलीग्लाइसिन प्रकार के पॉलीपेप्टाइड बनता है, ऐसा उन्होंने बताया था। बाद में ये निरेनबर्ग ने बताया था। बाद में जो खुराना ने भी बताया था 1964 में कि यूरेसिल और ग्वानिन जो नाइट्रोजिनस क्षारक है, उसमें जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होता है, उससे उन्होंने एक क्रम प्राप्त किया था खुराना ने, U, G,
यू जी यू जी यू ऐसे करके एक उन्होंने एक सीक्वेंस प्राप्त किया था प्रयोगशाला में, ठीक है, जिसके आधार पर प्रोटीन संश्लेषण कर लिया गया। मतलब वैलिन सिस्टीन एकांतर क्रम में पाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर जी यू जी है तो इससे एक एमिनो एसिड बनता है जिसको कहते हैं आप लोग वैलिन, ठीक है। अगर आगे अगर यू जी यू है आगे आ रहा है तो ये होता है सिस्टीन, और जी यू जी है तो फिर से वैलिन। ऐसा ये क्रम में लगातार बनते गए प्राप्त होते गए थे खुराना को, ठीक है। इसके आधार पर ये क्लियर हो गया कि अगर सिंगल हुआ तो कोई काम का नहीं है, क्योंकि 4 ही अमीनो एसिड को कोड करेगा जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए सफिशिएंट नहीं का पर्याप्त नहीं है। डबलेट हुआ तब भी पर्याप्त नहीं क्योंकि 16 ही बन रहा है। ट्रिपलेट हुआ तब 64 बनेगा, अर्थात वो 20 प्रकार के आवश्यक अमीनो एसिड जो प्रोटीन को बनाने के लिए कारगर है वो 64 टाइप्स के अनुवांशिक कोड की प्रकृति को ज्ञात किया गया है। आपकी बुक में आपके सिलेबस में 64 टाइप्स के अमीनो एसिड छपा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसा मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप इसी में ले सकते हैं, जी यू जी वैलेंट बनाता है, यू जी यू सिस्टीन बनाता है, और जी यू जी बनाता है फिर से वैलेंट बनाता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको याद कर सकते हैं या याद रख सकते हैं। फिर आता है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। क्या क्या जेनेटिक कोड के विशेष लक्षण या महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले लक्षण आपको जो दिखाई दे रहा हो ट्रिपलेट कोडान, मैंने पहले से लिख दिया है। मतलब प्रत्येक आनुवंशिक कोड 3 नाइट्रोजनस क्षारकों के समूह का बना होता है, ठीक है। कितने नाइट्रोजनस क्षारकों का बना होता है? 3 नाइट्रोजनस क्षारक का बना होता है, 3 नाइट्रोजन बेस का बना होता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए 3 क्षार समूह का बना एक कोड होना आवश्यक है, ठीक है ना। कितना वो होना चाहिए? नाइट्रोजन बेस 3 के समूह में होना चाहिए। फिर आता है इसमें स्टार्ट सिग्नल, जिसको इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं, समारंभन बिंदु कहते हैं। समारंभन बिंदु यहाँ पर बनते हैं, मतलब प्रत्येक आनुवंशिक कोड जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण का प्रारंभ मैसेंजर आरएनए में पाए जाने वाले AUG GUG से करते हैं अधिकतर, इसीलिए इसको श्रृंखला प्रारंभन कोडान या इनिशियल पॉइंट या इनिशियल कोडान भी कहते हैं, ठीक है। श्रृंखला प्रारंभिक कोडान या स्टार्ट सिग्नल भी कह सकते हैं, उस प्रारंभ सिग्नल भी कह सकते हैं। ये जो AUG होता है ये मेथियोनिन नामक एमिनो एसिड को कोड करता है या बनाता है। GUG होता है ये वैलिन नामक एमिनो एसिड को कोड करता है। तो ये मैसेंजर RNA की जो श्रृंखला होगी उसमें आपको देखने को मिल सकता है। अगर ऐसे अगर ये ट्रिपलेट कोडान आपको दिख रहा है तो समझ लीजिए वहाँ पर उस श्रृंखला प्रारंभन कोडान को दर्शा रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टॉप सिग्नल। इसके विशेष क्वालिटी होती है कि कुछ नाइट्रोजन बेस के ट्रिपलेट कोडान ऐसे हो जाते हैं जो पॉलीपेप्टाइड की लंबाई का जो दीर्घीकरण होते रहता है उसको निश्चित कर देता है। कहने का मतलब श्रृंखला के बाद में क्रिया का समापन कर देता है। मतलब मैसेंजर आरएनए में ऐसे कोडान्स पाए जाते हैं लाइक एज UAA। ये पेपर में कई बार पूछा गया है। श्रृंखला प्रारंभन श्रृंखला कोडान समापन कोडान बहुत अच्छे से याद कर लेंगे UGA। ये ऐसे कुछ कोडान्स है जो आ गया का मतलब होता है श्रृंखला समाप्त हो जाएगी, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण नहीं होगा। इसको टर्मिनेटिंग कोडान भी कहते हैं, टर्मिनेटिंग कोडान्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टर्मिनेटिंग कोडान्स भी कहते हैं, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। ये प्रक्रिया को रोकता है, अवरुद्ध करता है, इसलिए इसको नॉनसेंस कोडान भी कहते हैं। नॉनसेंस कोडान भी कहते हैं, याद रखेंगे, नॉनसेंस कोडान भी कहेंगे इसको, ठीक है। आप समझते हैं नॉनसेंस का मतलब। यूनिवर्सल कोडान आता है नेक्स्ट, सार्वत्रिक कोडान। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी प्रकार के एनिमल्स हैं सब में आनुवंशिक कोड एक समान होते हैं। मतलब जितने भी एनिमल पाए जाएंगे सब में सिमिलर प्रकार के आनुवंशिक कोड मिलेंगे, सिमिलर जेनेटिक कोड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वैसे वायरस से शुरू करेंगे, अब हायर एनिमल्स तक जाएंगे, हायर प्लांट्स तक जाएंगे। तो जो एक कोडान के बारे में बात करते हैं हम लोग, ये ट्रिपल U जो दिखाई दे रहा है ये फिनाइल एलानिन, जो फिनाइल एलानिन को ही कोड करता है सभी में। वायरस से लेकर पूरे उच्च कशेरुकी प्राणी तक जाएं और उच्च प्रांत तक जाएं, उसमें सब में ये ट्रिपल U फिनाइल एलानिन को ही बनाने का काम करेगा या को ही कोड करेगा, इसलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल कोडान या सार्वत्रिक कोडान। नेक्स्ट आता है डिजनरेसी ऑफ कोडान। डिजनरेसी ऑफ कोडान का मतलब होता है अपभ्रंशित कोडान,
मैसेंजर आरएनए पर 64 प्रकार के कोडान पाए जाते हैं, लेकिन अमीनो अम्ल 20 प्रकार के ही होते हैं, याद रखना। मैसेंजर आरएनए पर 64 टाइप्स के कोडान पाए जाते हैं, 64 कोडान्स मिलते हैं। लेकिन आपने देखे होंगे कि अमीनो अम्ल 20 प्रकार की होती हैं, अमीनो एसिड जो होगा ओनली 20 टाइप्स के होंगे। कहने का मतलब ऐसी स्थिति में एक से अधिक प्रकार के कोडांस एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है। इससे समझ में आ जाता है कोडांस कितने हैं 64, लेकिन अमीनो एसिड कितने हैं केवल 20 प्रकार, है ना। कहने का मतलब ये है कि एक से अधिक कोडांस एक ही अमीनो अम्ल को कोड करेगा। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, जैसे एग्जांपल में जाएंगे आप, ट्रिपल यू और यूसी है, ये दोनों मिलकर फिनाइल एलेनिन को बनाता है, जो इधर बताया था फिनाइल एलेनिन को बनाता है, फिनाइल एलेनिन को बनाता है, ठीक है। इसी प्रकार आप आगे और जाएंगे, लाइक एज यू ए सी और यू है, यह टायरोसिन को बताता है, टायरोसिन को बनाता है। किसको बनाता है? टायरोसिन को बनाता है। समझ में आया ना, मतलब कई कोडान मिलकर एक अमीनो अम्ल को कोड कर सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिजनरेसी ऑफ कोडान। समझ गए होंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉन एम्बिजियस कोडान्स। नॉन एम्बिजियस कोडान्स का मतलब होता है असंदिग्ध कोडान। एक कोडान हमेशा एक ही अमीनो अम्ल को कोड कर सकता है, मतलब एक कोडान हमेशा एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है, ऐसा बताया है। मतलब कम से कम एक कोडान एक अमीनो अम्ल को कोड करेगा, ये नॉन एम्बिजियस कोडान कहलाता है, असंदिग्ध कोडान कहलाता है, ठीक है। कोडान्स को जब देखेंगे तो नेक्स्ट कैरेक्टर में आपको मिलेगा कॉमोलेस कोडान। कॉमोलेस कोडान मतलब जब भी आप कोई कोडान देखते हैं, लाइक एज UGC ऐसे कोडान देखते हैं तो बीच में आपको कहीं भी कॉमा नहीं मिलेगा, कॉमा लेस मिलेगा। क्या लेस मिलेगा? कॉमा लेस मिलेगा, कॉमा नहीं मिलेगा। मैसेंजर आरएनए के जो सीरीज़ देखने को मिलता है आपको, ऑर्डर जो देखने को मिलेंगे उसके बीच में बेकार के न्यूक्लियोटाइड नहीं होते। मतलब प्रमाणित ये हो जाता है कि 150 न्यूक्लियोटाइड्स का बना मैसेंजर आरएनए का मतलब होता है 150 अगर उसमें न्यूक्लियोटाइड्स बना हुआ है और 3 कोडान होते हैं, का मतलब होता है 50 अमीनो अम्लों को कोड करने में सक्षम है, ठीक है ना। अगर एक मैसेंजर आरएनए पर 150 न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, कितना 150 न्यूक्लियोटाइड है, और नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोटाइड कितने के क्रम में होते हैं? 3 के क्रम में होते हैं, 3 ट्रिपलेट होता है, तो उसको डिवाइड करेंगे आपको आएगा 50 अमीनो एसिड को कोड करने में सक्षम होता है, ऐसा बताया गया है। नॉन ओवरलैपिंग कोडान्स, अतिव्यापन कोडान बोलते हैं इसको। मतलब कभी भी 2 कोडान ओवरलैपिंग नहीं करते, ओवरलैप नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि 3 न्यूक्लियोटाइड का बना एक कोडान एक अमीनो अम्ल को अगला 3 न्यूक्लियोटाइड दूसरे अमीनो अम्ल को कोड करता है। मतलब जो एक कोडान है वो एक एमिनो एसिड को कोड करेगा, ठीक है, और जो सेकंड कोडान है ये सेकंड एमिनो एसिड को कोड करता है, या कोड करता है का मतलब बनाता है। आखिरी में आता है कोलाइनरिंग ऑफ डीएनए एंड मैसेंजर आरएनए। डीएनए और मैसेंजर आरएनए की समरेखिता, डीएनए और उससे निर्मित जो मैसेंजर आरएनए के में न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम होते हैं उसमें हमेशा अनुपूरक या कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कैसे होते हैं? मैसेंजर आरएनए में पाए जाने वाले क्रम उसके द्वारा बनाए जाने वाले पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल के क्रम के साथ एक निश्चित संबंध दर्शाते हैं। इस संबंध को हम लोग डीएनए मैसेंजर आरएनए पॉलीपेप्टाइड समरैखिकता कहते हैं। जैसे आप एक सिंगल स्ट्रैंड ले लीजिए डीएनए का, मैं यहाँ पर एक सिंगल स्ट्रैंड ले रहा हूँ AGAC ये सिंगल स्ट्रैंड अगर ले रहा हूँ, ठीक है, ये है सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, अगर कहूँ मैं इसको सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कहूँ, ठीक है। और मैसेंजर एनए का सिंगल स्ट्रैंड देख लीजिए आप, ठीक है, तो उसमें समृद्धता कैसे मिलेगी आपको? मैसेंजर आरएनए में क्या होता है? एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, फिर यूरेसिल, साइटोसिन, यूरेसिल, ग्वानिन, यूरेसिल। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये इसका और ये इसका, ये सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए और ये मैसेंजर आरएनए तो हमेशा एक रैखिक क्रम में ही, मतलब ये सिंगल स्ट्रैंड का ही होता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। अब इसमें देखिए पॉलीपेप्टाइड जो बनेगा दोनों मिलकर क्या बनाएगा? यहाँ पर अगर 3 न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करें यहाँ तक तो ये सरलिन को बनाएगा। यहाँ पर 3 न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो ये ल्यूसिन को बनाएगा, और फिर 3 न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो ये वैलिन को बनाएगा। तो ऐसे बनाने वाला होता है मैसेंजर आरएनए में, ठीक है। तो ये होता है जेनेटिक कोड का लक्षण। अब मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ सेंट्रल डोग्मा के बारे में। एग्जाम में पूछा जाता है सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, ठीक है। तो आपको 15 इसमें चैप्टर में काफ़ी सारे
ऐसे हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे जो अलग अलग प्रकार के एग्जाम में आपके लिए अच्छा हेल्पफुल हो सकता है। फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन और जेनेटिक सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। अनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह या सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कई अन्वेषण और खोज से पता चल गया है कि डीएनए में जितने भी उपस्थित नाइट्रोजनी बेस है, नाइट्रोजनी क्षारक है, उसका क्रम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्लों के क्रम को निर्धारित करने वाला होता है। प्रोटीन संश्लेषण के समय सबसे पहले डीएनए में संचित आनुवंशिक सूचनाओं से डीएनए से आरएनए में परिवर्तित हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है, ऐसा आपको पता है। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस जब करना हो आपको, उस दौरान डीएनए से किसका फॉर्मेशन हो जाता है? मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, या आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, या स्थानांतरित हो जाता है। तो मैसेंजर आरएनए पुनः उन आनुवंशिक सूचनाओं को प्रोटीन की भाषा में अनुवांशित हेरिडिटी कर देता है, वंशागत कर देता है, या उसको स्थानांतरित कर देता है, अनुवादित कर देता है, ऐसा कहेंगे। ठीक है, एक डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के द्वारा मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और यहाँ से अनुवादन की प्रक्रिया के द्वारा मैसेंजर आरएनए अनुवादन करता है किसका? प्रोटीन का। अनुवादन की प्रक्रिया से ये पॉलीपेप्टाइड बनाता है, पॉलीपेप्टाइड बनाता है, या प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, मतलब डीएनए की आनुवंशिक भाषा को मैसेंजर आरएनए में अनुलेखित होने की क्रिया अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। कहने का मतलब सरल भाषा में डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना अनुलेखन है। ठीक है ना। अब मैसेंजर आरएनए से पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन का निर्माण करना अनुवादन है, ट्रांसलेशन है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है ना। तो जीवों में जो आनुवंशिक प्रवाह होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है आनुवंशिक प्रवाह जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है एक दिशी, मतलब यूनिडायरेक्शनल फ्लो, यूनिडायरेक्शनल फ्लो। कहने का मतलब एक दिशी प्रवाह, जो कि वाटसन और क्रिक ने 1958 में बताया था। इन्होंने बताया था, क्या बताया था? सिंपल डीएनए जो होता है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा टी से लिखा हूँ, ट्रांसक्रिप्शन समझिए इसको, इसके द्वारा ये आरएनए का फॉर्मेशन करता है। ये आरएनए ट्रांसलेशन, टीएल लिख रहा हूँ, ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ये एक दिशी प्रवाह हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा होता है चक्री प्रवाह, साइक्लिक या सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो में क्या होता है? इसको 1968 में बेरी कोमोनर ने बताया था। बेरी कोमोनर ने बताया था। इसको वाटसन एंड क्रिक ने 1958 में बताया था। वाटसन एंड क्रिक ने 1958 में बताया था। ठीक है, इसको बेरी और कोमोनर ने बताया था। इन्होंने बताया था कि जीवों में आनुवंशिक सूचना का प्रवाह चक्री होता है, मतलब डीएनए आरएनए प्रोटीन तक पहुंचकर फिर से डीएनए तक पहुंच जाता है। कैसे? डीएनए है, ये आरएनए बनाता है। ठीक है, आरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये प्रोटीन फिर से प्रोटीन पहले आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, अब आरएनए के द्वारा फिर से ये क्या बना देगा? डीएनए बना देगा। ये ऐसे चलते रहता है। ये हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक है ना। सूचनाओं का, आनुवंशिक सूचनाओं का जो प्रवाह है वो होगा चक्रीय। ठीक है, तीसरा जो प्रकार आता है सेंट्रल डोग्मा में आपको देखने को मिलेगा, ये विपरीत प्रवाह या टेमिनिज्म या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। प्रोटीन निर्माण के समय क्या होता है? सामान्यतः डीएनए ही ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के द्वारा आरएनए का निर्माण करता है, लेकिन मैसेंजर आरएनए अनुवादन की प्रक्रिया के द्वारा प्रोटीन का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो ये विपरीत प्रवाह कहलाता है। ठीक है, नाम क्या है इसका? इनवर्स और रिवर्स। ठीक है, वो पहला वाला डीएनए बनाया, मैसेंजर आरएनए बनाया प्रोटीन। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन बाद में पता चला है कि जो आरएनए होता है टेमिन 1963 में एक एक्सपेरिमेंट किया था कैंसर विषाणु वाला, और डी बाल्टीमोर और एच टेमिन ने मिलकर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को बताया था। ठीक है, तो आरएनए जो होता है ये रिवर्स प्रक्रिया के द्वारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसक्रिप्शन टीसी करता है और डीएनए बना देता है। ये डीएनए फिर से ट्रांसक्रिप्शन करेगा, मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर है? तो ये हो गया 3 प्रकार का सेंट्रल डोग्मा, मतलब आनुवंशिक प्रवाह 3 प्रकार के होते हैं, ऐसा समझ लीजिए। एक होता है एक दिशी, दूसरा होता है चक्रीय, तीसरा होता है विपरीत प्रवाह या रिवर्स
ट्रांसक्रिप्शन टेमिनिज्म कहते हैं इसको, क्योंकि एच टेमिन नामक साइंटिस्ट ने इसको बताया था। एच टेमिन नामक साइंटिस्ट ने इसको बताया था, इसलिए इसको टेमिनिज्म भी कहते हैं, याद रखेंगे। सेंट्रल कहने का मतलब हुआ कि डीएनए ही एक ऐसी इकाई के समान काम कर रहा है जो आरएनए बना रहा है, आरएनए प्रोटीन को बनाता है और प्रोटीन से फिर डीएनए बन जाता है, मतलब डीएनए पूरा सेंट्रल पॉइंट की तरह कार्य करता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने इस वीडियो में आपको बताया जेनेटिक कोड क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर लीजिए आप। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको हमेशा प्राप्त हो। थैंक यू।